हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द एग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो इन्फ्लेशन की आज क्लास है, एक्चुअल में ये फाउंडेशन कोर्स का ही पार्ट है। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा था, अभी उसमें 8-10 घंटे की क्लासेज बची हैं, तो मुझे लगा कि जैसे इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है और कुछ फॉरेन सेक्टर के कुछ क्लासेज हैं, तो इन सभी को मैं पब्लिक लेता हूँ सभी के लिए। ठीक है, अब तक लगभग 58 क्लासेज इसमें हो चुकी हैं इस फाउंडेशन कोर्स में। और 58 क्लासेज में से जो है आई थिंक 8-10 पब्लिक होंगी, बाकी सभी जो है प्राइवेट क्लासेज हैं। जो जिसने फीस पे किया है वही देख सकता है। ठीक है, बट अभी की जो 8-10 क्लासेज हैं, मुझे लगा कि सभी के लिए जो है रहनी चाहिए। बाकी अगर आप सभी क्लासेस सारी क्लासेस देखना चाहें तो आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है, आप फीस पे करके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। तो आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन पर। देखो, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्फ्लेशन भारत में अगर बात करें, इवन मतलब विश्व में एक बहुत ही मतलब चुनौतीपूर्ण और राजनीतिक मुद्दा रहता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों में से है। मतलब इसी इन्फ्लेशन की वजह से देखा जाए तो सरकारों की बहुत सारी जो भी सरकारें नहीं हैं पहले प्रीवियस टाइम में, जो मौजूदा सरकार है उसकी भी आलोचना होती रहती है। ठीक है, और कई बार इसी इन्फ्लेशन को टारगेट करके यहाँ पर वोटिंग भी होती है कि हाँ जी कौन सी सरकार जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में जो है कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए उसके विरोध में उठ जाता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आज की डेट में अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन से संबंधित आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एडिटोरियल पढ़ाया था और उस करंट अफेयर की एडिटोरियल में मैंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा डेटा जो है साझा किया था, आपसे शेयर किया था। वर्तमान इन्फ्लेशन की स्थिति को भी उसमें मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को बात करते हुए, देखते हुए और इसके बाद इस इन्फ्लेशन की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा कि आखिरकार ये इन्फ्लेशन क्या होती है। सबसे पहले देखिए, इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन आप लोग समझ रहे होंगे कि आलू के दाम बढ़ रहे हैं तो इस वजह से इन्फ्लेशन है। नहीं, देखिए इन्फ्लेशन एक ऐसी घटना है, आप समझ लीजिए कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में अधिकांश चीज़ों के दाम बढ़ रहे हों, लेकिन सामान्य स्तर जो उनका होता है, जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस होता है, उसमें जो है बढ़ोतरी हो रही हो और ये बढ़ोतरी सतत हो, कंटिन्यूअस हो रही हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए बढ़ गए, एक दो दिन के लिए बढ़ गए तो हम उसको इन्फ्लेशन मान लेंगे। जब ये बढ़ोतरी कंटिन्यू होती रहती है तो हम उसको इन्फ्लेशन मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे राइजिंग प्राइस इन इंडिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप कह रहे हो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है और देखो हमारे चिप्स के पैकेट बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन ये है जब अर्थव्यवस्था में खासकर ज्यादातर चीजों की, खासकर मैं आपको बताऊंगा कि जो बास्केट है, बास्केट में जितनी चीजें होती हैं, उन बास्केट में जो वस्तुएं होती हैं, जो कमोडिटीज होती हैं, उनके जब जनरल लेवल ऑफ प्राइस में सतत बढ़ोतरी देखी जाती है, कंटिन्यूअस जो है इंक्रीजमेंट देखा जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था एडिटोरियल में, मैंने आपको पढ़ाया कि देखिए जो हमारा सीपीआई है, अभी सीपीआई बात करेंगे हम लोग, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेस बनाते हुए जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन होती थी, उस इन्फ्लेशन की गणना में से क्या किया गया, फूड प्राइसेज को हटा दिया गया। समझ रहे हैं आप, फूड प्राइसेज को हटा दिया गया। अब फूड प्राइसेज को हटा देने की वजह से हमें इन्फ्लेशन हमारे मार्केट में कम दिखती है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत कम है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो फूड प्राइसेज हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो फूड प्राइसेज में फूड इन्फ्लेशन इवन 8, मैंने आपको बताया था कि 8.69% के आसपास में है। जबकि एक टारगेट जो होता है इन्फ्लेशन का क्या होता है, 4 ± 2 का, अगर इस रेंज में रहती है तो माना जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। बट फूड प्राइसेज की इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो फूड प्राइसेस को सीपीआई से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, जो सीपीआई की बास्केट से। अब उसमें से जब फूड प्राइसेस को हटा दिया गया तो इन्फ्लेशन हमें कम दिखती है। और यही क्या होता है, इसी कारण से हमें आए दिन दिखता होगा, हाँ न्यूज में भी आप देखते होंगे, इन्फ्लेशन 4% हो गई, इन्फ्लेशन 3% है, इन्फ्लेशन 4.5% है। उसका कारण यही है, अगर उसमें फूड प्राइसेज, क्योंकि देखिए फूड प्राइसेज बढ़ने से सबसे ज्यादा जो फर्क किसको पड़ता है, मध्यम वर्ग को पड़ता है सबसे ज्यादा। ठीक है, गरीबों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बेसिकली अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए तो इन्फ्लेशन आज भी भारत में बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ ऐसे लोगों के लिए जिनको प्राइस इंक्रीजमेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक रिच वर्ग है एक मतलब इस सोसाइटी में, तो उसको नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके लिए फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है वो खरीद सकता है। बट हम लोग जब खरीदने जाते हैं, आप चाहे सब्जियों के दाम से लेके देख लो, दाल के दाम से, चावल गेहूं किसी चीज का दाम देखो, ठीक, खासकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, फूड इन्फ्लेशन है। ठीक है,
और इवन डेटा भी दिखाता है कि फूड इन्फ्लेशन, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन की जब बात होती है तो चूंकि हमारी बास्केट में से फूड कमोडिटीज को हटा दिया गया और इस वजह से हमें इन्फ्लेशन कम दिखती है। ठीक, तो आज हम इन्फ्लेशन को बात करने वाले हैं, आखिरकार इन्फ्लेशन है क्या। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी जो करंट अफेयर की क्लास है वो डेली आपकी सुबह 9 बजे होती है और कल भी ये होगी, और कल इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड जो है हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उस पर हम लोग जो बात करेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इससे संबंधित एक एडिटोरियल है द हिंदू का, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसको आप इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन कोर्स से लिंक करिएगा, और फॉरेन सेक्टर में मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वही पढ़ा दूंगा, फॉरेन सेक्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी का जो ये थ्योरी बैच है ये रात को 9 बजे चलता है या 10 बजे कभी कभी चलता है, तो थोड़ा टाइम वेरी कर जाता है कभी कभी बिजी होने की वजह से। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इग्नोफेयर बाई केएस सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलती है और साथ ही आपको डेली एमसीक्यूज जो प्रीलिम्स बेस्ड होते हैं आपके करंट अफेयर बेस्ड, उसको कराया जाता है। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और मेरे फाउंडेशन कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, सब इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करते हैं आखिरकार इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जब सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही होती है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, मतलब अनियंत्रित वृद्धि होती है। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है, और जब यह घटना लंबे समय तक जारी रहती है तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी की बात की जा रही है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी है वो गिर जाती है। आप परचेजिंग ऑफ पावर ऑफ करेंसी की बात समझिए पहले। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, इसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। रीजन क्या है, देखिए जैसे सपोज दैट कि 100 रुपए है। ठीक है, अब 100 रुपए में हम क्या करते हैं, 1 लीटर, सपोज दैट 1 लीटर जो है हम क्या करते हैं जो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको खरीदते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो जो अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब इन्फ्लेशन में अब यही सरसों का तेल क्या हुआ, 100 रुपए से बढ़कर और क्या हो गया जो है 150 रुपए हो गया। अब ये बताइए, जिस मस्टर्ड ऑयल को 1 लीटर खरीदने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया देकर हम वो 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल नहीं खरीद सकते, अब 150 रुपया देकर हम मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ बताइए, ऐसे में हमारी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना। पहले परचेजिंग पावर उसकी ज्यादा थी कि 100 रुपए में हम खरीद लेते थे, अभी उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, 150 रुपए में अब हम खरीदते हैं, तो परचेजिंग पावर में उसकी गिरावट आई ना, अब हमें 150 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन आती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति में यानी परचेजिंग पावर में गिरावट आ जाती है। लेकिन मुद्रास्फीति की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, तो इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, कि जब जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज होते हैं वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को, और लंबे समय तक ये ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि आखिरकार देखिए जो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के कौन कौन से रीजन होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के, हम प्रकार पे और टाइप्स पे और कितने तरह से इन्फ्लेशन हम पढ़ सकते हैं, इन सब पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो इन्फ्लेशन कई चीजों से बढ़ती है। ठीक है, पहली चीज एक कॉस्ट साइड होता है। ठीक है, एक कॉस्ट साइड होता है। ठीक है, कॉस्ट साइड से पहले मैं आपको लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं डिमांड साइड की बात करूं। ठीक है, कॉस्ट बाद में लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, डिमांड, अभी मैं समझाता हूं कि कैसे। एक डिमांड, इसका कारण होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। दूसरा कारण होता है सप्लाई। ठीक है, कई फैक्टर्स होते हैं, डिमांड, सप्लाई, और तीसरा फैक्टर होता है इसका कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर हम इसकी सब कैटेगरी में आप लिख सकते हैं एक बार, या हम एक और कैटेगरी अलग से बना सकते हैं इसका कि टैक्स। ठीक है, ये भी इसका एक रीजन होता है। कैसे रीजन होता है इसको पहले देखिए, पहले इन्फ्लेशन के टाइप्स और इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन सब पे जाने से पहले आप कम से कम इन्फ्लेशन को समझें कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं और इन्फ्लेशन कैसे जो है कम और ज्यादा होती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डिमांड की बात होती है, अगर सपोज दैट किसी प्रोडक्ट की डिमांड आपकी ज्यादा हो जाती है, आप इसको लिखिएगा, इंक्लूड करिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर सपोज दैट कि डिमांड जो है किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है, तो जब मांग किसी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर सपोज दैट कि उसकी सप्लाई कम है, आप समझिए डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नियंत्रित में है, सप्लाई जितनी थी उतनी थी, जैसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में 100 क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी अवेलेबल है।
ठीक है। अब इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है और इसके इस क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको खरीदने वाले 200 लोग खरीदे हैं, ठीक है। 200 इसको क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब दुकानदार इसके प्राइस बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब उसके पास तो खरीदार 200 खड़े हैं। और या फिर क्या हुआ, ये 100 खरीद के ले गए, अब बाकी 100 ऐसे ही खड़े हैं और डिमांड कर रहे हैं उस चीज को। तो जो मार्केट में क्या होगा, अवेलेबिलिटी होगी। अब डिमांड चूंकि जब ज्यादा होगी, सप्लाई जितनी थी उतनी ही है, ध्यान दीजिएगा। सप्लाई क्या है, इस कंडीशन को हम ऐसे ले सकते हैं अगर चाहें कि मान लेते हैं कि सप्लाई कांस्टेंट है। आप समझिएगा पहले इस चीज को मैं और थोड़ा अच्छे से, जिससे कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकें, उस हिसाब से मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 कंडीशन में बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं सप्लाई, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड क्या हुई, किसी प्रोडक्ट की बढ़ गई, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, इसके जो प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। प्रोडक्ट मार्केट में लिमिटेड है, कांस्टेंट प्राइस सप्लाई है, लेकिन डिमांड ज्यादा है। तो उस डिमांड के कारण क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, तो ये इन्फ्लेशन के कारण होता है। और ये डिमांड आती कहाँ से है, ये डिमांड आपके पास कहाँ से आएगी, ये डिमांड सीधे आपके पास आती है कहाँ से, परचेजिंग पावर से। सपोज दैट आपके पास परचेजिंग पावर है तभी तो आप डिमांड करोगे, बताइए। अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड कहाँ से करोगे। परचेजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आपके पास पैसा ज्यादा है। तो जब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल हो जाती है तो लोग डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की। जैसे आपके पास में, आपके घर में मान लेते हैं छोटी टीवी लगी हुई है, 24 इंच की लगी हुई है। अभी आपके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उस 24 इंच की टीवी को जाके 54 इंच से या 90 से जाके रिप्लेस कर दोगे। तो क्या होगा, आपके पास पैसा आ गया, अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो देखिए इंसान क्या होता है, इंसान के पास जब पैसा आता है तो दिखाता है कि हमारे पास देखो परचेजिंग पावर है और हम जो है खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अंदर से वो जो फीलिंग आती है ना, वही डिमांड बढ़ाती है। अब आप जाएंगे, आप जो है जब प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे मार्केट में, आपके पास पैसा है, जो जाते हैं वो खरीद ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। मैं एक पर्टिकुलर आदमी, मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है। और जब डिमांड बढ़ेगी और कॉन्स्टेंट है सप्लाई, तो ऐसे में क्या होगा, जो है सप्लाई कम, प्रोडक्ट कम पड़ जाएंगे और ऐसे में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो डिमांड है, ये डिमांड बढ़ गई। अब अगर हमको इसको कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो हम क्या करेंगे, तीन चीजें होती हैं कि हम कोशिश करेंगे कि या फिर इस सप्लाई को बढ़ा दें जो कांस्टेंट है, और सप्लाई को बढ़ाकर हम यहाँ पे डिमांड जितनी है उतनी हम सप्लाई, क्योंकि हमने केन्स की अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ा है कि डिमांड क्रिएट्स इज सप्लाई। तो जब मार्केट में डिमांड होगी तो कहीं तक ये अच्छी बात होती है, ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन तो होती है लेकिन कहीं तक ये अच्छी बात होती है, क्यों, क्योंकि जब डिमांड होती है, अगर वो कंट्रोल्ड में है तो अच्छी बात है, क्योंकि डिमांड जब है, और डिमांड क्या करेगी, सप्लाई क्रिएट करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मोटिवेट होंगे और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस डिमांड को मीट करना चाह रही है सप्लाई, तो उस सप्लाई ज्यादा होगी, तो सप्लाई ज्यादा करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा तो हमारी जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो कहीं तक ये ठीक होती है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, उतना ठीक होती है कि हम उसकी सप्लाई को मीट कर पाए। इतनी ज्यादा ठीक नहीं होती है कि डिमांड, क्या डिमांड इतनी ज्यादा आ गई है, अर्थव्यवस्था में पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि हम उसकी सप्लाई को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगी, ठीक, समझ रहे हो। एक तो ये कंडीशन होती है कि हम जो है सप्लाई को मीट करके हम इसकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 100 लोग थे खरीदने वाले और 100 प्रोडक्ट थे, तो ठीक है, चलता है। या 100 लोग हैं खरीदने वाले, और मतलब 200 लोग खरीदने वाले हैं और 100 प्रोडक्ट हैं, तो डिमांड ज्यादा है उसकी, अब उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई को भी 200 कर दें तो चलो ठीक है, नियंत्रित हो जाएगा ना। लेकिन मान लेते हैं हम नहीं नियंत्रित कर पाए, तब अलग बात है। किस कंडीशन पे हम नियंत्रित नहीं कर रहे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इनकी डिमांड कम कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, डिमांड इनकी कम किया जाए। अब डिमांड आप कैसे कम करोगे, डिमांड आप कैसे कम करोगे, अगर मान लेते हैं डिमांड आप कम करना चाहोगे तो उसके लिए लोगों की परचेजिंग पावर आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है, डिमांड कम करके। तो डिमांड कम करने से हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें परचेजिंग पावर कम करनी पड़ेगी। पहले समझ लो अच्छे से। अब परचेजिंग पावर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या होगा, लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पीपल कम करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाए हैं उसको याद करिए, उसको अच्छे से याद करिए, ठीक है।
मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो क्या किया जाता है, आपका रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसडीएफ, इन सब में चेंज करके क्या किया जाता है, आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है, मतलब आपकी परचेजिंग पावर को कंट्रोल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आलोचना वाला विषय आपके सामने आता है, वो क्या कि देखिए फूड इन्फ्लेशन पर ये काम नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड कम करोगे, लेकिन खाने पीने की चीजें जो आपके लिए रोजमर्रा की बेसिक नेसेसरी की चीजें हैं उन पे ये काम नहीं करता है। आप कितना भी उनकी डिमांड उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पब्लिक कम कर दो, आप कितने भी जो है उनके पास से फंड खींच लो, उनका परचेजिंग पावर कम कर दो, क्या वो खाना खाना थोड़े बंद कर देंगे? सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उन पे ये काम नहीं करती है, और यही कारण है कि फूड प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि फूड प्राइसेस की डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। उसकी आपको खाना खाना है तो आप खाओगे, ऐसा नहीं है कि हाँ जो अगर आपके पास पैसे कम कर दिए जाए तो आप भूखे रहने लगोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे फूड प्राइसेस के मामले में नहीं रहती है। ये हो गई डिमांड साइड। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि अगर डिमांड साइड की एक इन्फ्लेशन आई और उस इन्फ्लेशन को देखिए, वही मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ कि जैसे डिमांड साइड की इन्फ्लेशन कैसे आई, और आने के बाद में हमें अगर डिमांड साइड की इन्फ्लेशन को सरकार को कंट्रोल करना है तो कौन कौन से उपाय अपनाती है। ठीक, ये तो हो गया डिमांड साइड की। अब दूसरी चीज आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं सप्लाई साइड की, ठीक है, तो जब सप्लाई साइड की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। सपोज दैट कि डिमांड कांस्टेंट है, आप पॉइंट समझिएगा, डिमांड कांस्टेंट है, 100 लोग ही अर्थव्यवस्था में हैं और 100 प्रोडक्ट की ही डिमांड है, मान लेते हैं, लेकिन सप्लाई कट हो गई किसी वजह से, सप्लाई कम हो गई। अब अगर सप्लाई कम हो गई और पता चले प्रोडक्ट ही अब आपके जो है अर्थव्यवस्था में 100 लोग खरीदार हैं और प्रोडक्ट ही आपके पास 50 बन के पहुंच रहे हैं, तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया, डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही है, आपकी सप्लाई कम हो गई है। अब सप्लाई कम होने से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक, तो एक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये डिमांड, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब डिमांड हम बेसिकली जो है डिमांड की वजह से जो है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डिमांड। ठीक है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, पेन चेंज कर ले, हाँ ठीक है, तो एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी हम ये सब चीजें लिखवा देंगे आपको। ठीक है, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति, हिंदी में आप इसको क्या लिखेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अभी एक अलग से चार्ट बना देंगे हम, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इसके बाद में सप्लाई हमने, चलो ठीक है, अब इसके लिए अगर सप्लाई की वजह से, ठीक है, अगर सप्लाई की वजह से बेसिकली जो है इस तरह की मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन आती है, तो हम सप्लाई को बढ़ा के हम इसको पूरा कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं इन्फ्लेशन को। कि हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोडक्शन है, उन प्रोडक्शन यूनिट को हमें बेसिकली जो है मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। ऐसे में जो है बेसिकली उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार क्या करती है, कभी कभी टैक्सेज कम करती है, कभी कभी क्या करती है सरकार जो है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, वो ये सब चीजें यहाँ पे काम आती हैं। तो सप्लाई को बढ़ा के हम ये सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन आती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आती है, जब बेसिकली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम्स लगते हैं, कई स्टेजेस से गुजरते हैं, तो जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेज होती हैं तो उन पे जब कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं, कैसे होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट्स पे इनडायरेक्ट टैक्सेज बढ़ा दिए, तो टैक्सेज बढ़ा दिए, या लोग मजदूरी ज़्यादा लेने लगे प्रोडक्शन में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पढ़ाए हैं मैंने, याद करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट जो बढ़ जाने से हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम बढ़ चुके होते हैं। गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है, ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना होता है, अगर मान लेते हैं वो इस इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है तो अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनको रिड्यूस करेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेज को रिड्यूस करेगी, क्योंकि जब मजदूरी बढ़ जाती है तो मजदूरी में बेसिकली जो है मजदूरों को तो खैर ये चीज़ के लिए तैयार करना ये टफ काम है, किया जा सकता है कि भाई आप मजदूरी कम लो। ठीक है, या
थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। बट सबसे बढ़िया बढ़िया चीज क्या होती है, गवर्नमेंट थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेगी, तो इससे जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनने लगेंगे, और उससे क्या होगा कि यहाँ जो है हमारी ये वाली इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी, ठीक। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, तो आपने क्या पढ़ा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा इसमें, पढ़ा आपने 3-4 तरह की इन्फ्लेशन, ठीक है। पहला, एक आपकी आई डिमांड साइड से, ठीक है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन, जिसको हम लिख सकते हैं डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित, मांग जनित मुद्रास्फीति, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरी आपकी क्या आई, सप्लाई साइड, ठीक है। तीसरी आपकी क्या आई, कॉस्ट, कॉस्ट साइड से, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लिख सकते हैं इसको हम, लागत जनित, कॉस्ट पुल नहीं होगा, कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीजें देखो, मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं आपसे किसी भी तरह की इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज ये बताया है, जब मैं उस दिन पढ़ा रहा था, कि जब देखो, जब हमें इन्फ्लेशन पढ़नी हो, तो इन्फ्लेशन पढ़ने के लिए हमें बेसिकली 2-3 चीजों की और जरूरत होती है, ठीक है। जैसे देखिए, इन्फ्लेशन के पार्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो, इसको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ना पढ़िएगा, देखो जब इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन पढ़ने के लिए हमें कई चीजों में पढ़ना पड़ता है। पहली चीज, इन्फ्लेशन का ही पार्ट होता है, देखो इन्फ्लेशन के बाद में हम पढ़ते हैं डिसइन्फ्लेशन, ध्यान दीजिएगा, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। और डिसइन्फ्लेशन के बाद हम पढ़ते हैं डिफ्लेशन। अभी मैं इन सभी चीजों को लिंक करूंगा आपसे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब आपको जो है क्या कहते हैं, चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं जल्दी, और लिंक तो बिल्कुल भी नहीं की जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। रिसेशन, रिसेशन के अलावा स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इन सभी को अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो, रिसेशन मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि रिसेशन के बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, जब मैं आपसे नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर रिसेशन में भी बात की जा चुकी है। रिसेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट पैकेज लाती है, जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का मिक्सचर होता है, ठीक है। स्टिमुलस पैकेज पे भी बात की जा चुकी है। तो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जा चुकी हैं। फिलहाल के लिए अब हमको इन्फ्लेशन अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन वह स्थिति होती है कि जब बाजार में मुद्रास्फीति की दर गिरने लगती है। दर का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, आप समझो कि इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रही थी, ठीक है, ये इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, ठीक है, ये वाली, ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी ध्यान देना, थोड़े दिन, और डिसइन्फ्लेशन क्या स्थिति होती है, अब देखो ऐसे, देख रहे हो, देखो, अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ अभी भी रही है, ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की जो रेट है वो गिर रही है। जो जितनी तेजी से बढ़ रही थी, अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, अब इन्फ्लेशन बढ़ने की दर गिरती जा रही है, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब अ सिचुएशन वेयर फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बढ़ने की दर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लेते हैं कि Q1 में इन्फ्लेशन, Q2 में, Q3 में, Q4 में, ठीक है। अब इन्फ्लेशन समझिएगा, अब जैसे इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ रही है, आप समझिएगा 8% की दर से, अब यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7% की दर से, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है आपकी 6.50% की दर से, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है आपकी 6% की दर से। तो देखो, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है ना, 0% तो हो नहीं गई, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है मार्केट में, लेकिन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने की दर कम हो गई है।
जो 8% थी, अब 8% से फिर 7% की दर से इन्फ्लेशन हुई, फिर 6.50% से फिर 6% की दर से। देखो ये एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम जो होते हैं थोड़ा कम होने लगते हैं, तो लोगों की पहुंच में प्रोडक्ट और सर्विसेज आने लगते हैं। ठीक है, तो ये डिसइन्फ्लेशन की स्थिति यही होती है। इसको समझ लीजिएगा कि इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन जब यही दाम गिरते गिरते, जैसे ये 6% हुआ, फिर इसके बाद 5%, फिर 4%, 3%, फिर 0%, फिर इसके बाद -1%। ठीक, अब ध्यान देना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर डिफ्लेशन की स्थिति आती है, जिसको हम अप स्थिति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमतें कम हो जाती हैं और मुद्रा क्रय की शक्ति में उच्च वृद्धि होती है, जिससे नकारात्मक मुद्रास्फीति हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जीरो के नीचे चली जाती है। जैसे हम अगर ऐसे एक आपके सामने चार्ट बनाएं, ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन ऐसे चल रही थी पहले, अब धीरे 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 वो ऐसे गिरते 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 डिसइन्फ्लेशन की दर से अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई, माइनस में आ गई। तो माइनस पे आ जाने की वजह से अब हमारी डिसइन्फ्लेशन नकारात्मक चलने लगी। कैसे चल रही है, अब -2% की चल रही है, -1% की चल रही है। ठीक है, -0.5% की चल रही है। मतलब इस तरह से आप समझिए, तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति अपस्फीति है, मतलब डिफ्लेशन है। ठीक है, मतलब ध्यान से समझिएगा कि इन्फ्लेशन हो गई जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हों, ये स्थिति। ठीक है, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। और फिर डिसइन्फ्लेशन आए जब उसकी दर में, बढ़ने की जो दर थी अब बढ़ भी रही है, लेकिन उसकी दर में गिरावट आ गई है। फिर ध्यान देना, यही दर में गिरावट आते आते जब निगेटिव रूप से पहुंच गई, तब वो हो गई डिफ्लेशन की स्थिति। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे ही जीडीपी का पढ़ाया था मैंने, याद करिए कि जीडीपी में जब लगातार 2 क्वार्टर तक अर्थव्यवस्था हमारी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक माइनस में रहती है, तो हम उस स्थिति को रिसेशन कहते हैं, याद है ना। तो ऐसे ही अभी एक ये इन्फ्लेशन क्या है, आपकी माइनस में पहुंची है, तो इस स्थिति को हम डिफ्लेशन कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन और साथ में डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ये बेसिक अंतर है, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद ही आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और बात करता हूं आपसे। अब देखिए, बात आई रिसेशन। आप ध्यान दीजिएगा, देखो यह वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं की जो सामान्य कीमतें हैं वो कम हो गई, मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब पता चलता है कि जो 100 रुपए में हमने आपसे बात की थी कि 100 रुपए में हम जो है 1 लीटर सरसों का तेल खरीदते थे, इन्फ्लेशन बढ़ गई 150 में खरीदते थे। अब इसकी परचेजिंग पावर इतना बढ़ गई है, क्योंकि मुद्रास्फीति माइनस में पहुंच गई, इन्फ्लेशन माइनस में पहुंच गई है, कि अभी 100 रुपए में हम 5 लीटर खरीद लेते हैं। समझ रहे हो, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। मार्केट से पूरे खपत क्या होगा, लोग खरीद खरीद के सारी खपत गायब कर देंगे मार्केट की, मार्केट में पूरी खपत हो जाएगी, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जीडीपी हमारी माइनस में चलने लगेगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी ओर बाजार में तरलता की कमी हो जाती है। क्योंकि देखो, आप समझिए बात को कि मार्केट में दो चीजें हैं मुद्रास्फीति की दाम, मुद्रास्फीति बढ़ने के, जो मैंने आपको 2-3 चीजें आपको पढ़ाई। अब मार्केट में ऐसी जब तरलता की भी कमी है और साथ में जो वस्तुएं और सर्विसेज हैं उनकी ग्रोथ जो है, मतलब सॉरी, इन्फ्लेशन एकदम नकारात्मक हो गई है, इन्फ्लेशन नकारात्मक हो गई है, एकदम निगेटिव में चल रही है, एकदम प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। तो सस्ते हो जाने की वजह ये भी होती है, कौन सी वजह होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। अब मान लेते हैं लोगों के पास लिक्विडिटी ही नहीं है, तो प्रोडक्ट खरीदेंगे क्या। तो जब प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे तो प्रोडक्ट दिन पर दिन सस्ता होता जाएगा। जैसे आप समझ रहे हो, मैंने डिमांड बताया ना कि डिमांड होगी प्रोडक्ट की, तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही रिसेशन की। अब ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो जब आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी कीमतें और ज्यादा गिराते जाएंगे कि लोग खरीदें। और ऐसे में क्या होता है, अब ये स्थिति सोचो कि एक तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम भी गिरते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है उनको खरीदने के लिए। ऐसे में वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम और ज्यादा नीचे गिरेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। समझ रहे हो, अब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आप डिमांड क्या करोगे। तो ये दोनों चीजें होती हैं, ध्यान देना। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है, और इन्फ्लेशन एकदम माइनस में जाना भी खतरनाक होता है। और इवन ज्यादा होना कम खतरनाक होता है, इन्फ्लेशन माइनस में जाना और ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन माइनस में तभी जाएगी, जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कंपेयर करते रहते हैं, अरे
हम तो छोटे थे, आपके पापा वापा को सुना होगा, तो घी जो है 2 रुपया किलो 5 रुपया किलो मिलता था, आज की डेट में देखो कितना महंगा हो गया है। ठीक है, तो अब वो चीज नहीं पहुंचाई जा सकती है। आज की भाई लोगों की इनकम भी बढ़ी है, सब चीजें हैं, अब लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर ही ना बचे अभी, तभी वो स्थिति आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। ठीक, तो जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, डिमांड ही नहीं होगी लोगों के पास, तब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्या होता है, इसको मंदी माना जाता है कि भाई एक तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। दो दो कंडीशन इसमें है कि लिक्विडिटी नहीं है लोगों के पास, और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, ठीक है, वो क्या है, वो नकारात्मक है, निगेटिव है। ठीक है, वो निगेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सर्विसेज के दाम भी गिर चुके हैं और लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रिसेशन आ जाता है। अब इसको अगर आप जीडीपी से मतलब ऐड करके देखना चाहें, जो जीडीपी वाला मैंने रिसेशन देखा था, तो आप ये बताइए, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है और जो प्रोडक्ट मार्केट में पड़े हुए हैं ऑलरेडी वही नहीं बिक रहे हैं, उन्हीं के दाम गिराते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में और प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? तो जब और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी तो हमारी जो ऑलरेडी जीडीपी नकारात्मक चल रही थी और ज्यादा नकारात्मक जाएगी ना, निगेटिव में जाएगी। ऐसे में सरकार क्या करती है, रिसेशन से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, ये बढ़ाती है, क्या, लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पब्लिक। ऐसे में सरकार क्या करती है, सरकार स्टिमुलस पैकेज लाती है। स्टिमुलस पैकेज में मॉनेटरी सुधार भी होते हैं और साथ में जो है जो बजटरी सुधार होते हैं वो भी किया जाता है। मतलब जो बेसिकली फिजिकल पैकेज होता है, फिजिकल पैकेज भी लाती है और मॉनेटरी पैकेज भी लाती है, दोनों का मिक्सचर, उसको कहते हैं स्टिमुलस पैकेज। और लोगों के पास पैसे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है कि लोगों के पास मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़े, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके पास जैसे पैसा आया, जेब आपकी फुल हुई, बस आप तिल मिलाए कुछ खरीदने के लिए। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप दौड़ेंगे मार्केट में सामान खरीदने के लिए, आपके अंदर डिमांड आ गई, और जैसे आपके अंदर डिमांड आई ना, तो डिमांड आई, बस ये जो निगेटिव इन्फ्लेशन चल रही थी अब ये बढ़ने लगेगी और प्रोडक्ट मार्केट से खपत होने लगेंगे, और जैसे प्रोडक्ट खपत होने लगेंगे अब लोग प्रोडक्शन को भी करने लगेंगे सप्लाई बढ़ाने के लिए। ऐसे में क्या होगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारी जो नकारात्मक इन्फ्लेशन थी वो भी धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, तो बाकी देखिए मेरा काम है समझा, नोट्स मैंने बना दिए हैं, ये मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं केवल आपको समझाता हूँ और एक जनरल मतलब आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप समझ सकें, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और वो भी कौन सी चीज़ें कि इन्फ्लेशन, ठीक है। अब अभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, कर दूं आपको कि मांग जनित मुद्रा स्फीति और मतलब जो है लागत जनित मुद्रा स्फीति, सप्लाई साइड की जो इन्फ्लेशन होती है, सब पढ़ाना शुरू कर दूं। तो मैंने एक आपको बता, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार की हमारे सामने आती है, कितने प्रकार से हमारे सामने आती है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको ये मत समझिएगा ये भी इन्फ्लेशन ही है। जो मैंने आपको पढ़ाया इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो बेसिकली मैंने आपको रिसेशन पढ़ाया है, या मतलब मैंने आपको डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ाया, ये भी इन्फ्लेशन ही है, बस फर्क क्या है, निगेटिव इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसको आप अलग मत समझिएगा, ये इन्फ्लेशन का ही पार्ट है, इन्फ्लेशन ही है। बस इन्फ्लेशन की जो रेट है, वो इन्फ्लेशन की रेट जब नकारात्मक होती है या ज्यादा निगेटिव हो जाती है या मतलब गिर रही होती है, तो हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है दाम बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दाम गिर रहे हैं तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन की दर हमारी कम हो रही है, दाम माइनस में चले जाएंगे तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन की दर हमारी निगेटिव हो गई है, उस कंडीशन को हम डिफ्लेशन कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्टैगफ्लेशन। अब देखो, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो अभी मैं रिसेशन की कंडीशन मैंने आपको बताया, जब रिसेशन की कंडीशन चल रही होती है मतलब वस्तुओं के दाम भी माइनस में है और लोगों के पास अवेलेबल लिक्विडिटी भी नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी भी लोगों के पास नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय क्यों रखेंगे, आप बताइए। आपकी एक फैक्ट्री लगी हुई है और उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रोडक्शन पहले आप 1000 प्रोडक्ट बनाते थे, आज आपके 100 प्रोडक्ट बनाने पे भी खपत नहीं हो रही है, तो आप एम्प्लॉय क्यों रखेंगे, आप उनको सैलरी कहाँ से देंगे? ऐसे में आप एम्प्लॉयज को बाहर कर देंगे, तो क्या होगा, फिर आपकी बढ़ जाएगी बेरोजगारी। आप ध्यान देना, वही जो एक हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा, ठीक है। अब एक तरफ क्या है, आपकी ऑलरेडी जो है लोगों के पास पैसा नहीं था, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, और अचानक से अब क्या होगा, लोगों के पास बेरोजगारी भी बढ़ने लगेगी, तो रिसेशन की कंडीशन में बेरोजगारी भी। अब ऐसे में सोचो अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी, इतनी खतरनाक स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन की कि आप इसे सोच सकते हैं।
जीडीपी आपकी माइनस में चल रही है, इन्फ्लेशन आपकी माइनस में चल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है, उसके ऊपर से आपकी बेरोजगारी भी और बढ़ने लगी, मतलब जिनके पास नौकरी थी उनकी भी जाने लगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन आप समझ लीजिए स्टैगफ्लेशन, ये स्टैगफ्लेशन होती है। ठीक, तो आप देखिए आपने दो तीन चीजें पढ़ी, कौन कौन सी दो तीन चीजें, अभी एक चीज और पढ़ा दे रहे हैं, अब ध्यान दो, हम आपको इन्फ्लेशन से कहाँ लाए, डिसइन्फ्लेशन में, डिसइन्फ्लेशन से आपके डिफ्लेशन में लाए, डिफ्लेशन से आपको रिसेशन में लाए, रिसेशन से हम स्टैगफ्लेशन लाए। अब क्या आपको बर्बाद थोड़े हो जाने देंगे, आपको उससे बाहर भी तो निकालेंगे। अब यहाँ पर सरकार का काम होता है क्या, जैसे मैंने आपको बताया स्टिमुलस पैकेज, आपको बताया मैंने कि स्टिमुलस पैकेज सरकार जारी करती है। ठीक है, अब जब स्टिमुलस पैकेज सरकार जारी करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा। अब जैसे लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने क्या किया, डिमांड की, अब डिमांड बढ़ने लगी लोगों की, जब डिमांड बढ़ने लगी तो प्रोडक्ट मार्केट से थे वो गायब होने लगे और प्रोडक्ट के दाम बढ़ने लगे। अब इन्फ्लेशन भी आपकी थोड़ा सा सुधरने लगी, जो निगेटिव में थी, अब थोड़ा सा उसमें भी सुधार होने लगा। अब सप्लाई साइड भी आपका सुधार होने लगेगा, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ी है तो लोग सप्लाई करेंगे, और जब सप्लाई बढ़ाना शुरू करेंगे तो एम्प्लॉइज को फिर से वो नौकरी पे रखना शुरू करेंगे, मतलब बेरोजगारी भी कम होने लगेगी। ऐसे में जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन, मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज अ डिलिबरेट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, at a time when the economy is passing through a period of slow down or recession। ठीक है, जब इस तरह से इकोनॉमी में रिसेशन था, स्लो डाउन था, इन्फ्लेशन एकदम माइनस में चल रही थी। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे उनके कारण जो है, जो लोगों के पास पैसा आया, डिमांड क्रिएट हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या थी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चल रही थी ऐसे, अब वो क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा, अब धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। अब ये कंडीशन क्या हुई, ये हो गई रिफ्लेशन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अब सुधार हो रहा है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, सरकार द्वारा अपनाई गई एक सोची समझी नीति, ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था मंदी या मंदी के दौर से गुजर रही होती है, देश में धन की आपूर्ति बढ़ाकर, ठीक है, अवेलेबल फॉर लिक्विडिटी बढ़ाकर, देश में करों को कम करके, क्योंकि भाई एक देखो, लोगों के पास पैसा भी बढ़ाया आपने, आपने टैक्सेस भी कम कर दिया, तो उनके पास जो बेसिकली जो पर्सनल यूज के लिए इनकम है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, ऐसे में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगती, पटरी पर आने लगती है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पहली चीज पढ़ा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद में आपने देखा कि क्या आया आपका, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन आया, और डिसइन्फ्लेशन के बाद में आपका क्या है, डिफ्लेशन, आपने डिफ्लेशन पढ़ा, और डिफ्लेशन के बाद में आपने पढ़ा रिसेशन। ठीक है, रिसेशन, और रिसेशन के बाद आपने पढ़ा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन से हमने आपको निकाला कैसे, रिफ्लेशन से। ठीक है रिफ्लेशन से। ठीक है, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इन सारी चीजों को आप समझिएगा कि ये सब एक दूसरे से लिंक हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो, डिसइन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, रिसेशन हो, स्टैगफ्लेशन हो या रिफ्लेशन हो, आपको कम से कम ये टर्म समझ में आने चाहिए, तभी आप आगे इन्फ्लेशन पढ़िए कि कितने तरह की इन्फ्लेशन होती है, क्या होती है, कौन कौन से, कैसे क्या। ठीक है, पहले आपको कम से कम ये बेसिक इन्फ्लेशन का क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग कोर इन्फ्लेशन, क्या होती है कोर इन्फ्लेशन, उस दिन मैंने करंट अफेयर की क्लास में आपको पढ़ाया है। अब हम आगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे। देखो, एक्चुअल में कोर इन्फ्लेशन से पहले आप इन्फ्लेशन समझ गए हैं। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन को जो कैलकुलेट किया जाता है, हमने बताया है कि जो बास्केट होती है, अभी हम आगे बात करने वाले हैं, तो उस बास्केट से क्या होता है, देखो कोर इन्फ्लेशन क्यों निकाली जाती है, क्योंकि जो जैसे बास्केट है, ठीक है, अब इस बास्केट में जो भी आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, टोटल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम टोटल इन्फ्लेशन की बात कर रहे होते हैं अर्थव्यवस्था में, तो इसको आपको समटाइम्स जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी देखने को मिल सकता है। अगर कहीं हेडलाइन इन्फ्लेशन लिखा हो तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में क्या किया जाता है कि इसमें जो फूड आइटम्स हैं या फ्यूल के,
मान लेते हैं फूड और फ्यूल के आइटम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फूड के और फ्यूल के आइटम। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है फूड और फ्यूल में। तो फूड और फ्यूल, भाई फ्यूल क्या होता है, फ्यूल महंगा हुआ तो फूड भी महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है फूड और फ्यूल में, रोज उतार चढ़ाव हो जाता है। तो वो हमारे एग्जैक्ट गवर्नमेंट में जो इन्फ्लेशन को लेके एक स्टेबिलिटी है, जिसपे गवर्नमेंट अपनी नीतियां बनाती है, उन नीतियां बनाने में गवर्नमेंट को असहजता महसूस होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें से फूड इन्फ्लेशन, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, और फ्यूल प्राइस, इनको माइनस कर दिया। फिर जो इन्फ्लेशन बची उसको कहा गया कोर इन्फ्लेशन। मतलब आप ऐसे समझ लेते हैं, लीजिए कि इसका एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल के प्राइस निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फूड प्लस फ्यूल प्राइस, हम इसको निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कोर इन्फ्लेशन। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है उसमें हम खाद्य वस्तुओं और ईंधन की वस्तुओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन की, और उसमें कोर इन्फ्लेशन और खासकर जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन दोनों के बारे में कोई सवाल आता है तो उम्मीद करता हूं अब आप कर लेंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इन्फ्लेशन कई तरीके की होती है जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोर इन्फ्लेशन कहा, ठीक है। ऐसी गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब जब यह एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी देश में मुद्रास्फीति की दर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देश में लोगों का देश की मुद्रा पर से विश्वास हट जाता है और सरकार वैकल्पिक मुद्रा का प्रयोग करने या वस्तु विनिमय प्रणाली पर स्विच करने के बारे में सोच सकती है, ठीक है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये 100%, 200%, 300% मुद्रास्फीति, मतलब ये ऐसी स्थिति है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, इतनी बढ़ गई हो कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई हो, तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ऐसी इस तरह की सिचुएशन कुछ अफ्रीकन देशों में और एक बार वियतनाम में, ये सब जगहों पर देखी गई है, ठीक है। इस तरह की इन्फ्लेशन जहां पर मुद्रा की वैल्यू खत्म हो चुकी थी, लोग क्या करते थे, जो है बैग में बोरे में भर भर के पैसे इसके बारे में ले जाते थे खरीदने के लिए। मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई है, कोई मतलब नहीं है, लोगों का मुद्रा पर से भरोसा भी उड़ गया है, पता चले आग जलाने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है आपके, ठीक है। तो इस तरह की जब इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सर पर दौड़ती या अत्यधिक मुद्रास्फीति जो की सिचुएशन होती है उसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मुद्रास्फीति का जो बेसिकली इन्फ्लेशन का हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक डब्ल्यूपीआई के माध्यम से और सीपीआई के माध्यम से, ठीक है। तो हम अगर सबसे पहले बात करते हैं आपके डब्ल्यूपीआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डब्ल्यूपीआई में जो बास्केट में, डब्ल्यूपीआई के बास्केट में जो आइटम्स होते हैं वो होलसेल प्राइस के बेस पे रखे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब डब्ल्यूपीआई के बेस पे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो हम उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल लगभग 697 वस्तुएं हैं और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। देखो जब इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं तो 2011-12 आधार वर्ष मानने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के दाम कितना मान लेते हैं, 100, ठीक है। अब उस 100 से हम कंपेयर करते हैं कि उस 100%, ठीक है, से की अपेक्षा हमारा जो है क्या कहते हैं, जो अभी वर्तमान इन्फ्लेशन है वो क्या है, उसी के बिहाफ पे हम प्रोडक्ट को की इन्फ्लेशन को मापते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर उसके लिए 2011-12 है, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं अगर लिखा हुआ आपका कि फाइनेंशियल ईयर 2012, ठीक है, तो वो भी 2011-12 ही हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेशन जो करते हैं वो जो होलसेल लेवल पर प्राइस होता है मंडियों के बेसिस पे, ठीक है, वहां पर हम प्राइस को देखते हैं। यहाँ पर इसमें सर्विसेज नहीं शामिल होती हैं, एक बेसिक अंतर होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं शामिल होती हैं,
ठीक है, इसमें हम सर्विसेज के बारे में कोई गणना नहीं करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा डब्ल्यूपीआई में। ठीक, तो डब्ल्यूपीआई बेस पे जो हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं वो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। दूसरी ध्यान दीजिएगा, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली जो एनएसओ, ठीक है, पहले क्या होता था सीएसओ, अब सीएसओ और जो एनएसएसओ को मर्ज करके इसके बाद में एनएसओ बना दिया गया। मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाते समय पढ़ाया, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए कि इन दोनों का मर्जर कब किया गया, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भारत के रिटेल मार्केट से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उससे उसके बिहार पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई एरियाज में अभी हम बताएंगे, अर्बन का अलग निकाला जाता है, रूरल का अलग निकाला जाता है, कंबाइन का अलग निकाला जाता है, ये सभी हम अभी आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, आंकड़ों के आधार पर ये देखा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उसमें जब हम सीपीआई अर्बन निकालते हैं तो उसमें हम 448 वस्तुएं बास्केट में रखते हैं। जब हम शहरी क्षेत्र में सीपीआई अर्बन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 460 वस्तुएं जो है उसमें शामिल करते हैं। आधार वर्ष इसका भी 2012 है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली सर्विसेज को भी शामिल करते हैं। ठीक है, और इसमें सीपीआई में कई ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ये है उसमें जो फूड एंड जो बेसिकली पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेज होते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। और जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 में हम कपड़े और जूते जो क्लॉथिंग एंड फुटवेयर को इंक्लूड करते हैं। और जो हमारा ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में हम हाउसिंग को और उनको इस हिसाब से वेटेज देते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका दिया गया है, फूड और जो है बेवरेज को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब फ्यूल की बात आती है तो हम 7% वेटेज इसको देते हैं, और बाकी जो तंबाकू, पान, अन्य नशीले पदार्थ इनको 2.4% का, और बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन को हम 28% का वेटेज देते हैं। ठीक है, इनका वेटेज बहुत कम होता है क्योंकि ये जरूरी चीजें नहीं है, ये सब नशीली चीजें हैं। ठीक है, और बेसिकली हम बात करें तो जैसे सिन गुड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, एक मिनट दीजिएगा बस। देखिए, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की साइट से मैंने डेटा लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, ये डेटा आपके सामने होगा, आप देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 इंडिकेटर्स हैं। देखिए जो पहला आपको दिख रहा है, जो ब्लू लाइन है, ये रूरल सेक्टर का है। 2024 में देखें तो 5.8% की इन्फ्लेशन आपको इसमें दिखाई देगी। देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ना दिख रहा हो तो इसको और जूम कर देता हूँ मैं। अभी बताएं, दिख रहा है या और जूम करें? ये देखिए, अब इसमें देखिए ये डेटा आप ध्यान से देखिए। अब ये रूरल एरिया में आपको क्या दिख रहा है, ये सीपीआई रूरल आपको दिख रहा है 5.28% दिख रहा है। ठीक है, अभी मौजूदा इस पर ईयर 2024। जब हम बात कर रहे होते हैं आपके कंबाइन, ध्यान दीजिएगा अर्बन की, तो अर्बन कितना है 4.515%। ठीक है, अब इन्हीं को मिलके अब क्या होता है, सीपीआई अर्बन और रूरल अलग अलग डेटा ना जारी करके एक दोनों का कंबाइंड डेटा जारी किया जाता है, उसी को गवर्नमेंट जो है मानती है। ठीक है, अब अर्बन और रूरल दोनों पहले अलग अलग निकाले जाते थे, अब डेटा अलग अलग जरूर प्रसारित होता है, बट जो माना जाता है वो कंबाइंड को माना जाता है। कोई योजनाएं बनाई है, कुछ भी बनाना है तो उसमें कंबाइंड वाला डेटा लिया जाता है। और कंबाइंड अगर हम बात करें तो सीपीआई अर्बन और रूरल का जो कंबाइंड है, जिसको हम सीपीआई कंबाइंड कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, उसके हिसाब से देखें तो 4.75। ठीक है, 2024 की ही मैं बात कर रहा हूँ, 4.75। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है अभी मौजूदा इन्फ्लेशन का डेटा है। ठीक है, ठीक है, आइए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए व्हाट गोज इनटू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेटेज का बता चुका हूँ कि एनर्जी को क्या वेटेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कमोडिटीज को क्या वेटेज दिया जाता है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को क्या वेटेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है उसको क्या वेटेज दिया जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की है आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये आपको डेटा बना के दे दिया गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ डेटा और उनका वेटेज मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा,
कि अभी इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए ये रूरल सीपीआई और ये अर्बन और एक कंबाइंड, इनका डेटा दिया गया है। ठीक, अब इनका डेटा ध्यान देना सब प्रोडक्ट्स पे अलग अलग, कि सीरियल प्रोडक्ट्स पे, मीट एंड फिश पे, एग पे किसको क्या वेटेज दिया गया है और कितना उसका सीपीआई निकला है। ठीक है, जब आप फूड एंड बेवरेज का देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है इसी का जो है आपका वेटेज है, और इसी सबसे ज्यादा जो है आपका सीपीआई यहाँ पर निकल रहा है। आप देखिए क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का वेटेज मैंने अभी आपको जो बताया उसी हिसाब से। ठीक है, फ्यूल एंड लाइट का 6.84%। ठीक है, ये सब आप देखिए तो आपको समझ में आएगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए खाद को 46% है और बाकी फ्यूल को 7% है, जिसमें 6.8% के आसपास आ रहा है, आपने देखा। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है डेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में बेसिक अंतर क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, पहली चीज ये क्या है, ये एक सूचकांकों की जो संरचना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिसेज है। ठीक है, और इसमें अंतर क्या होता है, पहली चीज वेटेज ऑफ फूड आर्टिकल्स में अंतर होता है, दोनों के का वेटेज फूड आर्टिकल्स का अलग अलग होता है। और दूसरी चीज जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज क्या होती हैं, आपकी सीपीआई में सम्मिलित होती हैं, डब्ल्यूपीआई में सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, और ध्यान देना ये कंज्यूमर प्राइस है और ये होलसेल प्राइस है। तो कंज्यूमर प्राइस मतलब समझ रहे हो, रिटेल प्राइस पे, जिसपे हम खरीदने जा रहे हैं, हम लोग रिटेल मार्केट में खरीदते हैं, तो रिटेल मार्केट में, और जो व्यापारी होते हैं वो होलसेल मार्केट में खरीदते हैं। तो जब हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे होते हैं तो कहाँ की बात कर रही होती है, वो व्यापारी वर्ग के संबंधित या होलसेल मार्केट की बात कर रही होती है। ठीक है, जब हम कंज्यूमर प्राइस या सीपीआई की बात कर रहे होते हैं, कोर इन्फ्लेशन जैसे, और कोर इन्फ्लेशन में भी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि भारत ने क्या किया, फूड एंड प्राइसेज को कोर इन्फ्लेशन की बास्केट से, मतलब जो सीपीआई की बास्केट है उससे हटा दिया गया। तो अब जो सीपीआई के बेस पे गणना की जाती है कंज्यूमर प्राइस पे, वो कोर इन्फ्लेशन ही होती है। ठीक है, और इसी वजह से वो कम दिखती है सामान्यतः जो मार्केट में इन्फ्लेशन होती है उसकी अपेक्षा। ठीक है, एक आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, और इसके बाद में जो है कल की डेट में इन्फ्लेशन का जो भी चैप्टर है उसको पूरा खत्म कर देंगे, और इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, फिर इसके बारे में पॉवर्टी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।